नीतीश कुमार एक इंजीनियरिंग कॉलेज का साधारण स्टूडेंट जो आज बिहार का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन चुका है। वो आदमी जो कभी आरजेडी और लालू यादव के साथ गया तो कभी बीजेपी के साथ, और इसी वजह से उसे लोगों के द्वारा पलटू राम भी कहा गया। पर कुछ भी हो, नीतीश कुमार ही वो एक नाम है जिसने बिहार से जंगल राज को खत्म किया, और उनकी शराबबंदी और महिला सुरक्षा की नीतियों के कारण ही आज बिहार की महिलाओं का मेजॉरिटी वोट जेडीयू और एनडीए को मिला। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्यों जीते कोई भी, पर सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। The dust has settled and Nitish Kumar is all set to take oath as Bihar Chief Minister for record 10th time. And the stage is all set for Nitish Kumar to take charge as the Chief Minister yet again of the state of Bihar. Netas will come and go, but Nitish Kumar is here to stay. So why is he a political necessity for the NDA? Why is he a political necessity for the state of Bihar? तो ये कहानी किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से स्टार्ट नहीं होती है। ये कहानी है बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट की, जिसने बिहार से करप्शन, ब्लैक मनी और क्राइम को हटाने का सपना देखा था। और फिर क्या था, लगभग उसी टाइम 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में संपूर्ण क्रांति नाम के मूवमेंट को पटना के गांधी मैदान से स्टार्ट करते हैं। और वो वहाँ युवाओं को बुलाकर ये नारा देते हैं कि भ्रष्टाचार, काली कमाई और अराजकता के खिलाफ उठो। और फिर वो युवा जिनको नीतीश कुमार और उनके कुछ साथी लीड कर रहे थे, वो पूरे बिहार में मैसिव प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं उस टाइम की बिहार गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। और उनकी डिमांड थी बिहार असेंबली का डिसोल्यूशन, मतलब कि सरकार भंग करो और री इलेक्शन कराओ, क्योंकि उस टाइम की कांग्रेस सरकार में करप्शन और मिसरूल अपने पीक पर था। और फिर इन्होंने बिहार में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट करे, सड़कों का घेराव किया, और वो हर एक काम किया जिससे बिहार सरकार के काम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। इवन उन्होंने नेशनल हाईवे 31 को भी ब्लॉक कर दिया था, जिस वजह से वहाँ सरकार ने कर्फ्यू भी लगा दिया था। पर एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि जिस करप्शन और मिसरूल के अगेंस्ट में इन्होंने 1974 में प्रोटेस्ट किया था, वो प्रॉब्लम्स तो आज भी बिहार में पूरी तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। खैर, वापस स्टोरी पर आते हैं तो इन स्टूडेंट प्रोटेस्ट से 2 स्टूडेंट लीडर्स उभर के आते हैं, जिनमें से एक थे नीतीश कुमार, वहीं दूसरे थे लालू प्रसाद यादव। स्टार्टिंग में तो ये दोनों ने ही एक साथ काम किया और एक दूसरे को कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सपोर्ट भी किया, पर धीरे धीरे इन दोनों के रास्ते अलग अलग होते चले गए। तो वो साल था 2005 और बिहार पिछले 15 सालों से लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के शासन में था, जिसका नाम था जंगल राज। एक राज जहां पर क्राइम और करप्शन अपने पीक पर था। हर साल 1 लाख से ज्यादा तो रिपोर्टेड क्राइम्स होते थे और लोगों को उनकी जाति देखकर मारा जाता था। इवन आप ये सोच सकते हो कि उस टाइम का एक फेमस जेनोसाइडल नारा था जो आरजेडी ने दिया था, वो था भूरा बाल साफ करो। ये नारा एक एक्रोनिम है जिसमें भू मतलब भूमिहार, रा मतलब राजपूत और बाल में ब्राह्मण और लाला जाति के लोग आते थे, और साफ का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। लालू जी कह रहे कि भूरा बाल साफ करो माने भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत का इसको साफ करो। बिहार वो राज्य बन गया था जहां क्रिमिनल्स तो खुलेआम घूमते थे, पर जनता को छुपके और दब के रहना पड़ता था। पर उसी साल अक्टूबर में चुनाव हुए और उसके रिजल्ट ने बिहार से जंगल राज को काफी हद तक खत्म कर दिया। एक स्टूडेंट लीडर नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू और बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं और अपने अच्छे शासन, सुशासन जैसे नारों के साथ बिहार इलेक्शन जीत जाते हैं और 24 नवंबर 2005 को पहली बार बिहार सीएम होने की शपथ लेते हैं। और नीतीश कुमार के शासन का नारा सिर्फ एक नारा बन के नहीं रहा, बल्कि उस पे काम भी किया गया। रास्तों में गड्ढों को भरा गया, नई सड़कें बनाई गई, स्कूलों में टीचर आए, और सबसे जरूरी कि जंगल राज का अंत हुआ। अपराधियों को पकड़ा गया और जातीय नरसंहार फाइनली समाप्त हुए। नीतीश का ये राज हो सकता है इकोनॉमी और डेवलपमेंट के नजरिए से इतना अच्छा ना रहा हो, पर जिस गड्ढे में बिहार को लालू और आरजेडी ने फेंका था, वहां से उठाकर बिहार को एक स्टेबल राज्य बनाने का काम जरूर ही नीतीश कुमार ने कर दिया था। और इवन दो मैं फ्रीबीज के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, पर भारत की जनता तो है ही, तो इसीलिए 2006 में नीतीश कुमार ने साइकिल योजना को स्टार्ट किया, जहां हर 9th पास लड़की को एक फ्री साइकिल दी गई। और अब बात यह है कि फ्रीबीज 2 तरीके के होते हैं, गुड फ्रीबी और बैड फ्रीबी। ये वाला एक अच्छा इनिशिएटिव था, क्योंकि जिन लड़कियों को साइकिल मिली वो ना सिर्फ और आगे तक पढ़ाई करी, बल्कि देर तक स्कूल में भी रुकी। और वो माएँ जिन्हें खुद शिक्षा के बिना पीड़ित रहना पड़ा था, उन्होंने अपनी बेटियों को और ज्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और यहीं से महिलाएं नीतीश कुमार का एक सॉलिड वोट बेस बन गई थी। और फिर 2010 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो जेडीयू और बीजेपी का एक गठबंधन वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्जिन से बिहार इलेक्शन को जीता और उनको 243 में से पूरी 200 सीट आई। और वो नीतीश कुमार जो एक टाइम में लालू के बहुत अच्छे राजनीतिक दोस्त थे, वो आज आरजेडी के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बन चुके थे। पर वो एक कहावत है ना कि हर चैंपियन से बड़ा भी एक चैंपियन होता है, और नीतीश कुमार के केस में वो व्यक्ति थे नरेंद्र मोदी, जिसके साथ वो पिछले 17 सालों से गठबंधन में थे। वो साल था 2013 जब मोदी एक पॉलिटिकल सुपरस्टार के
के रूप में ग्रो कर रहे थे और बीजेपी ने भी उन्हें अपने पीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया था। तो नीतीश कुमार ने ये सोचा कि अगर मोदी 2014 में इलेक्शन जीतकर पीएम बन गए तो नीतीश शायद सिर्फ उनके एक सबऑर्डिनेट बन के रह जाएंगे और क्या पता बीजेपी बिहार में अपना सीएम फेस भी प्रोजेक्ट कर दे। तो नीतीश कुमार ने 2013 में एक गैम्बल खेला और उन्होंने बीजेपी के साथ अपने 17 साल के गठबंधन को तोड़ दिया। ये एक ऐसा कदम था जो या तो एक नेता के करियर को बनाता है या खत्म कर देता है और फिर इसीलिए कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा कि नीतीश कुमार का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया है, क्योंकि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में जेडीयू को सिर्फ 2 सीट आई, वहीं बीजेपी 31 सीट जीत के एक डोमिनेटिंग पार्टी बन गई और फिर नीतीश कुमार ने नैतिक जिम्मेदारी लेकर अपनी सीएम पोस्ट से रिजाइन दिया। ये एक ऐसा कदम था जो इंडियन पॉलिटिक्स में ना पहले कभी हुआ था और ना ही कभी उसके बाद हुआ। कुछ लोगों ने तो इसे राजनीतिक आत्महत्या भी बताया, पर नीतीश कुमार ने हार नहीं मानी और वो एक नए अलायंस के साथ बिहार पॉलिटिक्स में वापस आए और ये अलायंस था नीतीश कुमार और लालू यादव का। वो लालू यादव जिनको कुछ साल पहले वो बुरी तरीके से हरा चुके थे और फिर 2015 में उन्होंने एक महागठबंधन बनाया और एक साथ इलेक्शन जीता, ये बोलकर कि हम बदल गए हैं, हम बेहतर हैं और ऑब्वियसली बिहार के वोटर्स ने उनको जिताया। उसके बाद 2 साल तक उन्होंने साथ में राज किया, पर फिर 2017 में लालू के परिवार पर एक करप्शन केस में सीबीआई की रेड पड़ी। तब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा, जो उस टाइम भी लालू यादव के उत्तराधिकारी थे, पर उन्होंने जब इस्तीफा देने से मना किया तब नीतीश कुमार ने वो गठबंधन भी तोड़ दिया और वापस बीजेपी के साथ अलायंस में आ गए, ये बोल के कि मेरी करप्शन के अगेंस्ट में जीरो टॉलरेंस है। पर नीतीश के दल बदलने का असली खेल तो अब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 5 साल बाद नीतीश फिर से बीजेपी का अलायंस तोड़ के वापस आरजेडी के साथ चले गए और जब लोगों ने पूछा कि भाई साहब आपकी तो करप्शन के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस थी, तो अब क्या हुआ, तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया और नीतीश ने इतनी बार अल्टी पल्टी करी कि उनको लोगों ने पलटू राम नाम दे दिया। 2024 तक नीतीश ने 11 सालों में 4 बार गठबंधन चेंज किया था, 4 बार। अगेन ऐसा इंडियन और बिहार पॉलिटिक्स में ना पहले कभी हुआ था और शायद ना बाद में भी कभी होगा। पर इसमें एक चीज फिक्स थी, नीतीश किसी भी साइड जाएं, कोई भी अलायंस जीते, पर सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। अब एक सवाल तो आपके दिमाग में भी जरूर आ रहा होगा कि इतनी अदला बदली करने के बाद भी नीतीश के पॉलिटिकल करियर को हल्का सा भी इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा। वेल, इसका जवाब छुपा है एक परसेंटेज में, जो कि है 71.78%। ये परसेंटेज है 2025 के बिहार इलेक्शन में महिला वोटर्स का, जो कि मेल वोटर्स के 54.68% से बहुत ज्यादा है। महिलाएं पुरुषों के अगेंस्ट में 17% ज्यादा वोट दे रही हैं, जिसका मेजोरिटी पार्ट नीतीश या बीजेपी को मिलता है। पर नीतीश ही क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार ने ही ये समझा कि महिलाओं को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से फर्क नहीं पड़ता, उनको बस अपने हाथ में पैसे और अपनी बेटियों को सुरक्षित स्कूल जाते हुए ही देखना था। 2005 में वो फ्री साइकिल देता है, 2006 में वो सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू करवाता है जहां महिलाएं साथ मिलकर बचत करती हैं और 2015 का शराबबंदी का वो डिसीजन जो स्टार्टिंग में लोगों को हो सकता है बेकार लगा हो, पर बिहार में इस डिसीजन की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत हद तक कमी आई है। प्लस कई जगह ये शराब पर बर्बाद होने वाले पैसे भी बचे और फाइनली 2025 में एक मास्टर स्ट्रोक योजना आई जिसका नाम था महिला रोजगार योजना, जहां लगभग 1.4 करोड़ महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक नीतीश सरकार ने ट्रांसफर किए और इसी वजह से इन 1.4 करोड़ महिलाओं को तो एक स्पेशल कारण मिल गया था नीतीश कुमार को वोट करने का। हालांकि है तो ये एक ऑफिशियल इलेक्शन ब्राइबरी ही, जिसका मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, पर क्या ही कहें, जब इलेक्शन कमीशन को फर्क नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट को फर्क नहीं पड़ता, तो व्हाट कैन वी डू। और बिहार कोई अकेला ऐसा राज्य तो है नहीं जहां ये हो रहा हो और ना ही जनता को इससे कुछ फर्क पड़ता है कि ये पैसे स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी लग सकते थे। पर खैर 2025 में जस्ट कुछ दिन पहले ही बिहार इलेक्शन कंप्लीट हुए और बिहार में अब तक का सबसे हाईएस्ट वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, महिलाओं का वोटर परसेंटेज ज्यादा था, जो ऑलमोस्ट पूरा ही जेडीयू और बीजेपी के एनडीए अलायंस को मिला और एनडीए ने 243 में से 202 सीट जीती और विपक्षी नेता जो समझते थे कि नीतीश का पॉलिटिकल करियर अब लगभग खत्म हो गया है, उनको इस रिजल्ट ने सबसे ज्यादा शॉक किया, क्योंकि जो आरजेडी 2015 में 80 सीटें जीती थी वो 2025 में बस 25 सीट पर ही सिमट कर रह गई। और जस्ट कुछ दिन पहले ही 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली और अगर वो ये टर्म भी कंप्लीट कर लेते हैं तो ना सिर्फ बिहार बल्कि इंडिया के ओवरऑल लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम एवर बन जाएंगे। लेकिन एक बात जो इस जीत को इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये कि नीतीश ने बिहार में 20 साल राज किया, पर अभी भी बिहार भारत का दूसरा सबसे गरीब राज्य है। हाँ, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर है, पर गरीबी तो अभी भी काफी
काफी ज्यादा है। महिला योजनाएं तो ठीक हैं, पर नौकरियां नहीं हैं। बिहार से आज भी लोगों को लाखों की मात्रा में पलायन तो करना ही पड़ता है। तो फिर भी नीतीश कुमार ही जीतता क्यों रहता है? शायद इसलिए क्योंकि लोग आरजेडी के जंगल राज को आज भी नहीं भुला पाते और जन सुराज जैसी नई पार्टी पे ट्रस्ट नहीं करते। और नीतीश और बीजेपी का ये एनडीए अलायंस ही बिहार की जनता को सेफेस्ट और मोस्ट रिलायबल ऑप्शन लगता है। सो फाइनली 50 साल पहले जिस एक युवा इंजीनियर ने करप्शन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, आज उसी आदमी पर सबसे बड़ा राजनीतिक अवसरवादी होने का आरोप लगाया जाता है। तो क्या नीतीश एक विजनरी लीडर हैं जिसने अराजकता को व्यवस्था में बदल दिया, या वो एक अपॉर्चुनिस्ट ही हैं जिनके लिए सत्ता सिद्धांतों से ज्यादा जरूरी है? लेकिन एक चीज अनडिबेटेबल है कि एक राज्य में जहां राजनेता मानसून की बारिश की तरह आते जाते रहते हैं, वहां नीतीश कुमार ने लगभग 2 दशकों तक बिहार को अपने हिसाब से चलाया और मिनिमम अगले 5 साल तो और चलाएंगे। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि वो करप्ट हैं कि इनोसेंट। सवाल तो ये है कि एक ऐसे खेल में जहां हर कोई अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टीम चेंज कर रहा हो, वहां जनता के हित तो अपने आप ही बैक सीट पर चले जाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार का मोर और लेस 20 साल का कंटिन्यू राज बिहार के लिए अच्छा था, या और भी अच्छा किया जा सकता था, या फिर अभी भी किया जा सकता है, ताकि बिहार की जनता को दूसरे राज्यों में पलायन ना करना पड़े? आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना। और अगर आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।